डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल। उसी के अंदर आज हम बात करेंगे जलवायु। जलवायु पर आधारित क्वेश्चन है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हवा के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना कहलाता है। हवा के साथ तापमान में परिवर्तन और वर्षा का होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऋतु। ये किसकी परिभाषा है? ऋतु की परिभाषा है। आगे हम बात करें कि पवनों के चलने का सही क्रम है। पवनें किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं? तो पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव वाला स्थान है। राजस्थान के अंदर मानसून का सर्वाधिक ठहराव वाला स्थान पूछा है। क्या पूछा है? स्थान, ना कि जिला। तो सर्वाधिक ठहराव वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। और जिला पूछे तो आपको कमेंट करके बताना है कि जिला कौन सा है। आगे हम बात करें, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है कि 5 जलवायु क्षेत्रों के अंदर विभाजित। आगे हम बात करें, राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा? अति आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो ये है कौन सा? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस ऋतु के अंदर चलती हैं? तो ये चलती हैं ग्रीष्म ऋतु के अंदर। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु के अंदर चलती हैं। आगे हम बात करें, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? राजस्थान के अंदर अधिकांश वर्षा किन पवनों के द्वारा होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। कौन से मानसून के द्वारा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। पश्चिमी राजस्थान में उच्च तापांतर हेतु उत्तरदायी कारण है। पश्चिमी राजस्थान है, उसके अंदर उच्च तापांतर का प्रमुख कारण क्या है? कि वहां क्या है? सर्वाधिक उच्च वर्ष भर उच्च शुष्क दशाएं होती हैं, वर्षा की कमी होती है, रेत या बालू मिट्टी का होना। ये सभी क्या है? एक उच्च तापांतर होने के कारण है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? राजस्थान के अंदर औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक किस जिले के अंदर होती है? तो ये होती है झालावाड़ के। कौन से जिले में? झालावाड़ के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, ट्री वार्ता ने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया? ट्री वार्ता ने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश के अंदर विभाजित किया? तो ये किया है किसके अंदर? AW के अंदर। कौन से के अंदर? AW के अंदर। आगे हम बात करें, थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार DBW जलवायु प्रदेश में शामिल जिले हैं। कौन से वैज्ञानिक का नाम पूछा है? थानवेट के अनुसार DBW जलवायु प्रदेश के अंदर जिले कौन कौन से शामिल हैं? तो ये है हनुमानगढ़, गंगानगर। कौन से जिले हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर। आगे हम बात करें, ट्री वार्ता ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने भागों में किया? ट्री वार्ता ने राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में वर्गीकृत किया। और थानवेट ने भी कितने भागों में? 4 भागों में ही विभाजित किया। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती। राजस्थान के अंदर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ये होती है 57 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 57 सेंटीमीटर। आगे हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक
दैनिक तापांतर वाला जिला है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो ये है जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। आगे हम बात करें, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो ये है महाद्वीपीयता, उच्चावच, अरावली पर्वत की स्थिति और दिशा। ये सभी कारण हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगला बिंदु है अपवाह तंत्र एवं झीलें, यानी राजस्थान की प्रमुख नदियां और प्रमुख झीलों पर आधारित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से टोंक जिले में स्थित त्रिवेणी संगम का सही युग्म है? टोंक जिले के अंदर जो त्रिवेणी संगम है उसका सही युग्म कौन सा है, यानी कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? ये नदियां आकर मिलती हैं बनास, खारी और डाई। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? बनास, खारी और डाई नदियां आकर मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती हैं। आगे हम बात करें कि सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? सांबर झील है उसको रामसर साइट के अंदर कब शामिल किया गया? तो 1990 के अंदर रामसर साइट के अंदर सम्मिलित किया गया। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी मतलब वे नदियां जो अपना जल किसी खाड़ी या नदी में ले जाकर नहीं गिरती, वो नदियां कौन सी हैं? आंतरिक अपवाह की नदियां। तो आंतरिक अपवाह की नदी कौन सी है? रूपारेल। कौन सी है? रूपारेल। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है? खारे पानी से संबंधित झील कौन सी है? तो ये है कौन सी? कावोद झील, गजनेर झील, कनक सागर और कोलायत। ये कैसी झीलें हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। आगे हम बात करें, राजस्थान में कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? कौन सी नदी है जो अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो कौन सी है? बाण गंगा। कौन सी है? बाण गंगा नदी है जो अर्जुन की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें, एकमात्र नदी जो नून में दाईं ओर से मिलती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एकमात्र नदी जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है तो कौन सी है? तो वो है कौन सी? जोजरी। कौन सी नदी है? जोजरी नदी है जो लूणी के अंदर बाईं ओर से मिलती है। आगे हम बात करें कि बेड़च, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किसी नदी की सहायक नदियां हैं? कौन कौन सी? बेड़च, कोठारी और खारी। तो ये सहायक नदियां किसकी हैं? ये हैं बनास। किस नदी की हैं? बनास नदी की सहायक नदियां हैं। आगे हम बात करें, आहड़ या आयड़ नदी उदय सागर झील के किनारे के पश्चात किस नाम से जानी जाती है? आयड़ या आहड़ नदी उदय सागर झील के किनारे में के पश्चात गिरने के पश्चात किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है बेड़च नदी के नाम से। किस नाम से? बेड़च के नाम से जानी जाती है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी है जो आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो यह है सागी नदी। कौन सी नदी है? सागी नदी। घग्गर, रूपनगढ़ और रूपाले ये कैसी हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आगे हम बात करें, जैसलमेर में मीठे पानी की भुज झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? कौन सी झील? भुज झील का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? तो ये की जाती है काकने नदी के द्वारा। कौन सी नदी आकर मिलती है? काकने नदी। आगे हम बात करें, रूपारेल नदी पर भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ? रूपारेल नदी पर भरतपुर के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है? मोती झील बांध। कौन सा? मोती झील बांध बना हुआ है। आगे हम बात करें कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल बताइए। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पदराड़ा की पहाड़ी, उदयपुर।
कहाँ है? पदराड़ा की पहाड़ी उदयपुर से साबरमती का उद्गम होता है। आगे हम बात करें, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है कौन सी? बनास नदी। कौन सी है? बनास नदी। कौन सी नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पुनः दक्षिण की ओर जाती है? राजस्थान की कौन सी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही चली जाती है? तो वो नदी कौन सी है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।